क्लास हमने 3 मेथड्स तो कर लिए एक्सरसाइज 4.1 में। अब हमने नेक्स्ट करने लगे हैं कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस कि हमें कोई भी एक इक्वेशन दी गई होगी, वो किसी भी फॉर्म में होगी लेकिन वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगी। हमने क्या करना है, उस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसका हमने सोल्यूशन निकालना है। मैं दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज़ कर देती हूँ। वो किस फॉर्म में होती है, जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। जैसे यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखिए हम एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी एग्जाम्पल से समझा दूँ, फिर मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताऊँगी। बस आपने इनको ज़्यादा डिटेल से भी नहीं करना कि मतलब कि आपको पता हो, हर क्वेश्चन का मेथड आना चाहिए कि अगर इस तरह की फॉर्म दी गई हो, अगर हम एक सपोज ऐसा एक MCQ दे दें इस तरह का, क्या कहते हैं, सॉरी ये ख़राब हो गई, इस तरह दे दे और कह दे कि हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, तो आपको वो आना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन हम इसलिए पूरे सॉल्व कर रहे हैं कि दरमियान से वो कोई भी क्वेश्चन हमसे बना के पूछ सकते हैं। तो अगर हमने क्वेश्चन किए होंगे, हमें उसका मेथड आता होगा, तो हम ईजीली हर MCQ को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक हमें इक्वेशन दी गई है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax² 2n प्लस bxn प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी गई है। अब क्या है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो x की पावर n है, ये सारा कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, इसमें कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमेशा x² ही हो, x ही हो। हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये जो x है ये एक वेरिएबल है ना, तो हम ये चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ay² प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है ना, बस यहाँ पे क्या है, इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 ही है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस यहाँ पे y है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये नहीं देखना कि आपने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा लिखा है। इस तरह तो मैं यहाँ पे at² प्लस bt प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इस तरह लिख सकती हूँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है ना, तो मैंने इसको इस तरह के कोई एक फॉर्म में लिख रहा है, मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके लिए सब्सटीट्यूशन करूँगी। सब्सटीट्यूशन कैसे करूँगी, मीन्स के ये जो x की पावर 2n है, एक मुझे इसको चेंज करना है, बाकी सारा कुछ तो ठीक है, और ये x की पावर जो n है, मुझे इन दो चीज़ों को चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं xn को सब्सटीट्यूट कर लूँगी y से। ठीक है ना, जब मैंने xn की जगह y पुट किया तो यहाँ पे xn के क्या है साथ 2n है। मीन्स जब हम xn का ऐसे स्केयर ले लें, वो किसके इक्वल आ जाता है, x की पावर 2n, वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे कह दिया कि xn y के इक्वल है, तो जब मैं xn का स्केयर ले लूँ तो मीन्स मैं y का स्केयर ले लूँगी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x की पावर 2n किसके इक्वल आ गया, y² के इक्वल आ गया। मीन्स मैं यहाँ पे x2n की जगह y² लगा सकती हूँ और xn की जगह y लगाती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिख दिया x2n की जगह मैंने लगा दिया y² प्लस bxn की जगह लगा दिया y प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए ये बन गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया है। अब मैं इसका सोल्यूशन भी फाइंड कर सकती हूँ। तो जनरल था। अब हम आगे क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर आप 6 देखिएगा, यहाँ पे हमें ये दी गई है। ठीक है, ये इस तरह की इक्वेशन दी गई है, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/4 माइनस 6 दिया गया है। अब हमने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। हम ये कहेंगे नहीं कि हमने इसको रिड्यूस करना है, हमें सिंपली कहेंगे सॉल्व दी इक्वेशन। एक किसने इक्वेशन दे दी है, बस सिंपल ये दे दिया है, तो हमने खुद ही से सोचना है कि हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सोल्व कर सकते हैं, मीन्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो अब देखें x 1/2 माइनस x 1/4, इसको हमने चेंज करना है। अब हम कैसे चेंज करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन लिख रही हूँ, x 1/2 माइनस x 1/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करूँगी। मीन्स अब आप देखें, ये जो पहले मुझे ये बताएं, देखिए ये जो x की पावर 1/2 है, अगर मैं इसको 1/4 करके इसका स्केयर कर लूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देखें कैसे लिख सकती हूँ, जब मैं इसको दोबारा से सोल्व करूँगी,
मीन्स 2 है, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/4 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये दोबारा से 1/2 बन गया ना। ये देखिए दोबारा से ये चीज़ बन गई, मीन्स मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा x की पावर 1/4 का स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे पहले ही x की पावर 1/4 थी और -6 = 0। मैंने इस इक्वेशन को इस तरह पहले लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सब्स्टिट्यूशन करूँगी। मैंने लिया x 1/4 को मैंने y के इक्वल रख लिया और जब मैंने x 1/4 का स्क्वायर लिया तो मीन्स ये y का स्क्वायर आ गया। तो मतलब मैं यहाँ पे इसकी जगह वाई स्क्वायर लिख सकती हूँ और इसकी जगह वाई लिख सकती हूँ। मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस वाई -6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो ax + bx + c तो नहीं आया, देखे ना, इसमें सारा कुछ है, इसमें a भी है, इसमें b भी है और c तो 6 है। इसमें क्या है, बस a जो है वो यहाँ पे 1 है और जो b है वो हमारे पास यहाँ पे -1 है और जो c है वो -6 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 है और a 1 हम यहाँ पे a ले रहे हैं, a को 1 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे b -1 है, सारा कुछ है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आप यहाँ से दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई ना, y² - y और -6 = 0। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने जैसे फैक्टराइजेशन हम पहले करते आए हैं, सॉल्व करते हैं तो आपको अब सॉल्व करना आता है। मैंने इसको फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्व किया तो मेरे पास ये 2 रूट्स आ गए, y = 3 आ गया और y = -2 आ गया। हमने सिर्फ यहाँ इसको यहाँ पे एंड नहीं करना क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन की हुई है, हमने y को किसी चीज़ के इक्वल लिया था। तो अब हमने जिस चीज़ को y के इक्वल लिया था ना, जब हमारे पास ये रूट्स आ जाएंगे तो हमने y की दोबारा से पहले वाली वैल्यू ले आनी। ये तो हमने इसलिए y के इक्वल लिया था ताकि हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको ऐसे सोल्व कर सकें, ठीक है। हमने सोल्व तो कर लिया लेकिन ओरिजिनली जो y था हम दोबारा से y की वो वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे y था x की पावर 1/4, मैंने यहाँ पे y की जगह x की पावर 1/4 लगा दिया और यहाँ पे भी x की पावर 1/4 लगा दिया। अब देखिए मैं इसको कैसे सोल्व करती हूँ। यहाँ पे बन गई है मेरे पास x की पावर 1/4, ये आ गया है = 3। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ x लेकर आने, सिर्फ मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको, जैसे हम किसी भी चीज़ का अंडर रूट ख़त्म करते हैं, सपोज ऐसे होता है, मैंने यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो मैंने क्या करना था, दोनों तरफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का स्क्वायर ले लेना था। और जब मैंने दोनों का स्क्वायर लेना था, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाने थे और यहाँ पे x का स्क्वायर मेरे पास ऐसे आ जाना था ना। तो इसी तरह मैंने अब यहाँ पे 1/4 ख़त्म करना है। जैसे मैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले सकती हूँ, इसी तरह अब मैंने यहाँ पे 1/4 ख़त्म करना है। तो मैं 1/4 को ख़त्म करने के लिए दोनों की पावर 4 ले सकती हूँ। स्क्वायर नहीं लिया मैंने, यहाँ पे सिचुएशन के लिहाज से मैंने लेना होता है। यहाँ पे 3 की पावर दोनों तरफ मैं 4 ले लूँगी, 4th पावर ले लूँगी। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, तो अकेला x रह गया और 3 की पावर 4 आ गई। और 3 की पावर 4 किसकी इक्वल होती है, 81 की इक्वल। x की वैल्यू आ गई ना, तो एक वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी क्या थी, y = -2 था और y हमने किसकी इक्वल लिया था, x की पावर 1/4 = -2। मैंने दोबारा से ख़त्म करना है तो मैंने x की पावर 4 ले ली, यहाँ पे 1/4 और -2 है, इसकी पावर भी मैंने 4 ले ली। तो ये 4 कैंसिल होता है, सिर्फ x रह गया और -2 की पावर 4 है तो ये इवन नंबर है तो मीन माइनस ख़त्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 16। तो ये 2 रूट्स आ गए मेरे पास। हमें ये एक इस तरह की इक्वेशन दी गई थी। मैंने इस इक्वेशन को ये इक्वेशन दी गई थी। इस इक्वेशन को पहले मैंने रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसके रूट्स निकाल ली। तो एक ये मेथड है। हमें डिफरेंट इक्वेशंस दी होंगी, हमने उन सब इक्वेशंस को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है और फिर हमने उसके आंसर्स निकाल लेने हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में देखें, यहाँ पे मैं ये दिए गए हैं, ठीक है। ये आपने बस एक दफ़ा देख लेना, समझ लेना है, बस आपको मेथड आना चाहिए रिड्यूस करने का। जैसे ये है, यहाँ पे इन्होंने क्या कम्बिनेशन ले लिया है, ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इन्होंने सबको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वो मतलब कि कुछ और ही बन जाना था। क्या किया इन्होंने, x - 7 और x + 1 का पेयर, x - 7 x + 5 का पेयर ले लिया और इन दोनों का पेयर ले लिया। देखिए इन दोनों का पेयर क्यों लिया इन्होंने, वो इसलिए लिया, मैं आपको लॉजिक समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये 4 मेरे पास थी, ये देखें ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें इन्होंने क्या किया, x - 7 और x + 5 का पेयर ले लिया और इन दोनों का पेयर ले लिया, इनको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना।
ये आपस में मल्टीप्लाई अभी भी हो रहे हैं, सेम हुई है, बस हमने इनके अरेंजमेंट चेंज कर दिया, आगे पीछे करके लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में तो हम लिख सकते हैं, प्लस डिवीजन में लिख सकते हैं, आगे पीछे बस हमने अरेंजमेंट इसकी चेंज किया है, ठीक है, बाकी वही चीज़ है। अब देखिए हमने इन दोनों का ही पेयर क्यों लिया, क्योंकि आप देखिए इसके जो -7 है और ये +5 है, जब आपने इनको सोल्व किया आपके पास आया -2 आंसर, और यहाँ पे भी ये -3 था, +1 था, इसको जब आपने सोल्व किया तो -2 आंसर आया। हमने इस तरह के पेयर लेके दोनों का आंसर हमारे पास सेम सेम आ रहा है, इसलिए हमने एक लॉजिक ये भी हो सकती है जो हमने इसको इस तरह लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम a + b और a - b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम इन्होंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। तो अब आगे क्या करेंगे, हाँ एक और चीज़, अब देखिए जब आपने दोनों में मल्टीप्लाई किया है, ये देखें ये चीज़ थी, ये हमारे पास यहाँ ये बन गई ना। अब देखें इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, x² - 2x और x² - 2x। देखें अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अलग-अलग बन गई है, ठीक है ना, लेकिन अगर तो यहाँ पे 1680 ना होता, सिंपली ये 0 की इक्वल होती, ठीक है ना, तो हम इस इक्वेशन को अलहदा से 0 के इक्वल रख के सोल्व कर लेते, इस इक्वेशन को अलहदा से हम 0 के इक्वल रख के सोल्व कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे इसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आ गई इक्वेशन, तो अभी तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे तो दो इक्वेशन आई है, तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वो भी कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखिए इसमें x² - 2x और इसमें भी x² - 2x, ये सेम चीज़ है, तो हमने इन दोनों में से इसको y के इक्वल ले लिया। जब हमने y के इक्वल लिया तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह हमने ऊपर भी लिख दिया y, बाकी -35 आ गया, और यहाँ पे भी इसकी जगह हमने लिख दिया y, साथ में क्या है -3 एंड -1680 = 0, ठीक है। और जैसे ये फॉर्म बन गई, अब आपने दोबारा से इनको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म आ गई एंड में, ठीक है। तो अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। अब देखें अब आप कैसे कहेंगे, वैसे तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, तो आप इसको बाकी तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, जो फैक्टराइजेशन है। लेकिन कभी कभार कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से, पहले हम कोशिश यही करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से करें, लेकिन आप देखना हमने यहाँ पे टेबल पढ़ना होता है किसी, जो यहाँ पे नंबर दिया होता है। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर आप सोल्व कर सकते हैं इजीली तो ठीक है। फैक्टराइजेशन में आपको पता है हमें थोड़ा टेबल पढ़ना पड़ता है, किस किस टेबल में ये आता है, फिर उन दोनों को ऐड या प्लस माइनस हमने एडजस्ट करना होता है कि -38 है। पहली रीज़न तो ये है, और दूसरी रीज़न ये है कि कभी कभार फैक्टराइजेशन से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि वो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगी कि उस मेथड से हमारा, बल्कि इसी में ही आएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व क्यों नहीं कर सकते। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर किसी और मेथड से सॉल्व ना हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़रूर सॉल्व होगा, ठीक है। तो अच्छा ये है कि आप हर क्वेश्चन पहले से ही अगर अगर उन्होंने कंडीशन नहीं दी कि आपने इस क्वेश्चन से सॉल्व करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करिएगा, आपके लिए इजी होगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई की तो मेरे पास ये 2 आंसर आ गए। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया, इसको एक दफ़ा प्लस किया ये आंसर आ गया, एक दफ़ा माइनस किया तो ये आंसर आ गया। मेरे पास यहाँ पे 2 आंसर्स आ गए हैं। और मैंने क्या कहा था, अभी हमने y को किसी के लिए सब्सटीट्यूट किया था, अब हमने y की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे पुट की। हमने y की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे पुट की तो देखें मेरे पास फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा दिया, उसके ज़रिए उसके रूट्स निकाली, क्योंकि मैं निकाल सकती थी 9 7 और इन दोनों को प्लस माइनस किया तो -2 बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगा सकती थी, मैंने कोशिश की फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की, मैं आपको अभी लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें फैक्टराइजेशन में ऐसे होता है ना, जो हमारे पास यहाँ पे टर्म होती है पहले हमने उसका टेबल पढ़ना होता है, किस किस टेबल में आता है। तो ये आता है 5 5s are 25, ठीक है ना, इस टेबल में आता है, और तो किसी टेबल में नहीं आता, और ये 25 के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। तो मीन्स हमने दोनों 5 के साथ कोई ऐसा प्लस माइनस या कुछ भी लगाना है कि हमारे पास -2 आए। लेकिन आप देखिए मैं इसके साथ चाहे दोनों के साथ प्लस लगा लूँ तो 10 आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस लगा दूँ तो -10 आ जाएगा, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस लगा दूँ तो +3 आ जाएगा। देखिए इस तरह आ रहा है, -2 मेरे पास कभी भी नहीं आ रहा, सॉरी प्लस माइनस लगा दूँ तो +3 नहीं 0 आएगा।
तो देखिए मेरे पास -2 किसी भी सूरत नहीं आ पा रहा, तो इसी वजह से मैंने इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दी है। ठीक है, जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई की तो देखिए ये -96 आ गया। और आपको एक बात बता दो कि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आ सकता। ठीक है ना, अगर -96 आ जाए, माइनस आ जाए अंडर रूट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, आपको ये हम कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट -1 किसके इक्वल आता है, अयोटा के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब देखिए वहाँ पे जो सिचुएशन बन गई है वो ये ऐसे आ गई है, अंडर रूट -96 आ गई है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -1 और -96 दोनों को मैंने अलग-अलग अंडर रूट करके लिख लिया। ठीक है, तो -1 जो था ये क्या बन गया, अयोटा की इक्वल। और जब मैंने कैलकुलेटर से अंडर रूट 96 की वैल्यू निकाली तो वो नहीं निकलती, आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम पॉइंट में आंसर नहीं लिख सकते कभी भी अंडर रूट का। तो आप जिसको सोल्व करेंगे ना 96 को, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन बस आप एक दफ़ा समझ लें, ज़रूर नहीं कि आपने हर क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करना है, बस आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। हम देखिए 96 है ना, यहाँ पे आप 96 का जैसे आप एलसीएम लेते होते हैं, ये क्या फैक्टराइजेशन करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये चीज़ मैं थोड़ा नीट करके लिख देती हूँ, चलो ऐसे लिखना बस समझाने के लिए बता रही हूँ, यहीं से आप देख लें एक दफ़ा। 96 आप बचपन में इतना फैक्टराइजेशन तो करते रहे हैं, ये चीज़ जिसमें हम एलसीएम लेना होता था हम ऐसे करते थे। 2 का टेबल पड़ा, सबसे छोटे स्टार्ट करते हैं, 2 4s are 8 और 1 कैरी आ गया तो 2 8s are 16, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8। इसमें हमने करते रहेंगे। तो मेरे पास ये जो यहाँ पे टर्म्स आई हैं वो मैंने इसको ऐसे लिख ली। यहाँ पे क्या आई है, कितनी टाइम्स 2 आया है, 2 इंटू 3। ठीक है ना, 5 टाइम्स 2 आया और 1 टाइम 3। तो मैं इसका पेयर बना लेती होती हूँ, ये इन दोनों को ले लिया, स्क्वायर आ गया, और इन दोनों को ले लिया, ये भी स्क्वायर आ गया, और ये अलग-अलग रह गया, 3 2s are 6 आ गया। तो ये होल का क्या आ गया, अंडर रूट। आप देखें जब आपने इनका अलग-अलग अंडर रूट कर लिया, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता रही हूँ वरना इतना लंबा प्रोसेस नहीं है ये। इसका भी आपने अंडर रूट अलग ले लिया, इसका भी आपने अंडर रूट अलग ले लिया, और इसका भी आपने अंडर रूट अलग ले लिया, तो ये अंडर रूट स्क्वायर कट गए, तो ये 2 2 रह गए, और ये 4 आ गया अंडर रूट 6। मीन्स इस तरीके से है ये। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ये अंडर रूट कभी भी ख़त्म नहीं हो, तो आपने इसको अंडर रूट के साथ ही सोल्व कर दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको बस समझ लें एक दफ़ा, इतना सोल्व करने को आप रहने दीजिएगा, बस आपने समझ लिया है, इट्स ओके। पता होना चाहिए कि हम ये क्या कैसे करते हैं, अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो आपको आना चाहिए, वरना आप ऐसे क्वेश्चन को रहने दें सोल्व करने को। ठीक है, देखिए बस यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन दिया गया था, इस तरह के फॉर्म में था। हमने इसमें क्या कहते हैं, पहले हमने पेयरिंग की, इसकी दो इक्वेशंस बन गई, फिर हमने सब्सटीट्यूशन की, और क्या कहते हैं हमने इसके रूट्स निकाल लिए। बस इसी तरह आगे ये भी एक इक्वेशन दी गई है, इसमें भी आपने क्या कहते हैं इसको पहले क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या कहते हैं सॉल्व कर लिया। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये आप देख लीजिएगा एमसीक्यूज में आ सकता है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट्स। देखिए वेरिएबल्स का तो मैंने आपको बता दिया है, जैसे एक्स वाई जेड ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो देखें, और एक्सपोनेंट क्या होता है, जो पावर होती है ना उसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं बेसिकली। तो देखें यहाँ पे जो इसकी पावर देखें, 2 की पावर क्या है 2x, इसकी पावर में एक वेरिएबल भी है। ठीक है ना, एक्सपोनेंट में है वेरिएबल, और यहाँ पे भी इसकी पावर में एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, लेकिन जैसे बाकी हम क्वेश्चन करते रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल था वो नीचे था और पावर में एक नंबर था। जैसे यहाँ पे भी एक वेरिएबल था, नीचे था पावर में नहीं था, लेकिन यहाँ पे पावर में वेरिएबल आ गया और नीचे एक नंबर आ गया है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे आपके पास सिंपली 2x आ जाए ना, तो कोई आपसे पूछे तो आपने कहना है ये है एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और वह जो बाकी जो होती है वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। आपने सिर्फ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन याद रखना है, ठीक है ना, जिसकी पावर में वेरिएबल आ जाए तो वो होती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे दिए, इसको हमने अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो ये भी सिंपल सा ही है, तो या प्रोसेस देख लीजिएगा बस समझने के लिए।
तो ये छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर इसना एक और यहाँ पे एक एग्जांपल आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करके और हमने इसके क्या किए हैं, रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे आप रेसिप्रोकल इक्वेशन की भी एक डेफिनेशन देख लीजिए। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए हमें यहाँ पे ये एक इक्वेशन दी गई है। अब हमने इसको भी, वही हमारा टारगेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसके हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो इसी वजह से हमने इसको x4 है ना, एक्स स्क्वायर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ कटिंग करके एक्स स्क्वायर हो जाएगी। देखें, जब हमने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की 2 टर्म्स है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर और एक्स के वाई टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लिया। और यहाँ पे एक्स वाली, सिंपली एक्स वाली भी 2 टर्म्स है, मैंने इनको इकट्ठा करके लिखा और उसमें से मैंने क्या किया, -3 कॉमन ले लिया। तो मेरे पास अब ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने इस पर दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करनी है कि ये क्या बन जाए, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x + 1/x को y के इक्वल ले लिया। ठीक है, जैसे ये था x + 1/x को y के इक्वल ले लिया। अब हमने ये करना है x² + 1/x² की सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये तो y के इक्वल आ गया। हमने इसको किसके इक्वल लेकर आना है, y² के इक्वल लेकर आएंगे, पर एक किसी रूल के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे ना। जैसे हम पहले करते थे, यहाँ पे स्क्वायर ले लेते थे तो वो बन जाता। अब देखिए अगर मैं इसका यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर ले लूँ ना, जैसे x + 1/x है, मैंने इसका स्क्वायर ले लिया तो मेरे पास ये क्या आ गया, x² + 1/x² + 2 इंटू फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, सेकंड टर्म है। तो ये ऐसे आ जाती है। और x² + 1/x² + 2, तो देखें ये x कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, इज़ इक्वल टू y²। और यहाँ पे x² + 1/x² इज़ इक्वल टू, सिर्फ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं 2 को वहाँ ले जाऊँगी, मेरे पास आ जाएगा y² - 2। ठीक है, तो मेरे पास ये सब्स्टिट्यूशन आ गई है। x² + 1/x² को मैं किसके इक्वल लूँगी, y² - 2 के। और x + 1/x को मैंने किसके इक्वल लिया, y के इक्वल। तो देखिए मैंने दोनों जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँगी तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व करने के बाद। फिर मैं इसकी फैक्टराइजेशन के थ्रू मैंने क्या किया, इसके रूट्स निकाल लिए। सिंपल, एक ही प्रोसेस है, बस हमने सब्स्टिट्यूशन देखनी है। हमारा जो मेन टारगेट पहले तो ये होना है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और दूसरा क्या होना है, दूसरी चीज़ क्या मैटर करती है कि हमने क्या और किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। आप देख लें पिछले क्वेश्चन में हमने हर जगह, जैसे इसको, ये तो मैंने आपको कराई नहीं, आपको खुद ही करने के लिए दे दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे कौन सा है। जैसे ये यहाँ पे हमने पहले देखा, हमने सब्स्टिट्यूट किसको किया, इस चीज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया। और यहाँ पे भी हमने x² - 2x इस चीज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया। और क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारे आप देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट करना मैटर करता है। जैसे इस इक्वेशन में हमने 4x को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे हमने x + 1 इसको सब्स्टिट्यूट किया है। सबका प्रोसीजर सेम है, बस आपने एक दफ़ा मेथड देख लेना है अच्छे से, वरना कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको बस अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की। और जैसे ये अंदर छोटी छोटी चीज़ें पूछी गई हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और आगे मतलब सोल्यूशन क्या होता है, इसका रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कैसे करते हैं। और ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने कराया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने अच्छे से देख लेनी है।